हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक का चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह सभ्यता भारत की कांस्य युगीन सभ्यता है तथा इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और भारत के मध्य सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के मध्य हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में भारत व पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तृत है। जैसा कि इस मैप में हम लगभग एक कच्चा मैप है जिसमें हम दर्शा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। सिंधु नदी, यह दो रेखाएं जो खींची है हमने, इसे हम हिमालय मान सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला से सिंधु नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। यह दो रेखाएं जो हमने खींची है, ये पाकिस्तान की पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान व किरथर। पाकिस्तान की पर्वत श्रृंखला है सुलेमान व किरथर पर्वत श्रृंखला। यह एक बाउंड्री वॉल है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके उस तरफ यानी पश्चिमी हिस्से में इस सभ्यता का विकास नहीं हुआ। अर्थात जो सिंधु नदी का जितना भी भाग है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है इतना भाग, इसके आसपास के क्षेत्रों में ही इस सभ्यता का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, हम देखते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तक है। ठीक है, तो एक सवाल उठता है हमारे मन में कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की क्या आवश्यकता है हमें। आज हम इसी चीज पे चर्चा करेंगे। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट चैप्टर ये हमारा क्यों है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक इतना महत्वपूर्ण विषय कैसे बन गया। तो हम पहली चीज ये है जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की है और किस समय इसका विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है वह लगभग आज से 4500 साल पहले हुआ था। यह हम एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ चुके हैं जो लगभग 12वीं तक हमारे चलती आती हैं। उनमें भी बार बार में ये बताया जाता है कि लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता उस समय भारत में विद्यमान थी, तो क्या इकलौती ऐसी सभ्यता थी उस समय की? क्या उस समय विश्व में और सभ्यताएं नहीं थी? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय भारत में थी, उस समय विश्व में अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी थी? तो हम इसे लिखते हैं कि विश्व की समकालीन सभ्यताएं, विश्व की
समकालीन सभ्यताएं, अर्थात उस समय विश्व की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो उस समय विश्व की सबसे प्राचीन समकालीन सभ्यता थी मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोमन और चीनी सभ्यता। यह उस समय की प्रमुख सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय अंतराल में पाई गई। मिस्र की सभ्यता जिसमें पिरामिड हम देखते हैं, मम्मी पिरामिड जो इसकी विशेषता है मिस्र की सभ्यता की। दूसरा है मेसोपोटामिया जो दजला फरात नदियों के किनारे बसी, इसमें विशाल मंदिर पाए गए। यूनान और रोमन यह यूरोप की मुख्य सभ्यता मानी जाती है, तथा चीन में प्राचीन सभ्यता चीनी सभ्यता। अब इन सभ्यताओं के समकालीन भारत में जो सभ्यता थी उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके समकालीन जो भारत में सभ्यता थी उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, यहां पे तुलना कर रहे हैं विश्व में उस समय क्या था और हमारे पास क्या था। इसलिए जब बात होती है कि भारत जैसा देश विकसित नहीं है, भारत जैसे देश में कोई सभ्यता जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो यह सभ्यता उन सभी का मुंह बंद करने का कार्य करती है कि यह एक ऐसी सभ्यता है जिसकी तुलना विश्व की अन्य सभ्यता नहीं कर सकती। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोमन, चीनी सभ्यताओं के समकालीन है। इसी कारण हम आज इस विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा इसलिए आवश्यक है। एक विषय बिंदु पर हम जब चर्चा कर चुके हैं कि आखिरकार हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या केवल इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं, क्या इसका अन्य कोई नाम नहीं है? तो हम अब दूसरा विषय बिंदु उठाएंगे कि आखिरकार इस सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो पहला तो नाम यह है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह नाम इसे क्यों मिला? सिंधु घाटी सभ्यता, इसको यह नाम क्यों दिया गया? इतिहासकारों ने यह नाम इसलिए इसे प्रदान किया गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जितने भी स्थल पाए गए वह सिंधु नदी के किनारे पाए गए। इसके शुरुआती जो भी नगर हैं जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए। तो इस कारण जब इस सभ्यता का ज्ञान हमें हुआ, इस सभ्यता के विषय में हमें जानकारी मिली, तो इतिहासकारों ने इस नदी घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता को नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सरल शब्दों में कि सिंधु उसकी सहायक नदियों के पास में बसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब दूसरा नाम जो विद्वानों ने दिया
वो दिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे नाम दिया गया। तो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको नाम दिया गया, जब राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा की खुदाई की तो यह पहला स्थल है जहां से हमें इस सभ्यता का साक्ष्य मिला। यानी यह पहला स्थल है जिसकी खुदाई करने पर हमें पता चला कि आखिरकार यहां पर एक सभ्यता बसी हुई थी। तो पहला स्थल होने के कारण इस पूरी सभ्यता को नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। अब तीसरा है जो कुछ समय बाद में दिया गया इसे नाम, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य बसी हुई सभ्यता। तो सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है वह भी हिमालय से निकलकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर में गिरती थी। पहले गिरती थी, अब वह विलुप्त, वह वर्तमान में नहीं है। परंतु वर्तमान में भारतीय धर्म ग्रंथों में एक बात चलती है कि सरस्वती जो नदी है वह विलुप्त नहीं हुई, वह जमीन के अंदर बहती है। यानी वो भूमि के ऊपर नहीं, भूमि के भीतर से बहती हुई वो प्रयाग में, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद, वहां पर प्रस्फुटित होती है और गंगा, यमुना और सरस्वती मिलकर संगम बनाती है, जहां पे कुंभ का मेला लगता है। वो धर्म ग्रंथ कहते हैं ये बातें, परंतु विज्ञान इसे साबित नहीं करता है। विज्ञान के अनुसार यह साबित है कि हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी, वह अब विलुप्त हो चुकी है। परंतु जब यह सभ्यता थी तब वह बहती थी। अभी विलुप्त है परंतु उस समय वो बहती थी। ठीक है, तो यह है हमारी सरस्वती नदी। ठीक है, सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता है सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अब एक और नाम दिया गया इसे, चौथा नाम, जो क्या दिया गया, एक बहुत कह सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के इतिहासकार, कुछ भारत के इतिहासकार बहुत महिमा मंडित करने लग गए इस चीज को कि हाँ हमारे पास बहुत कुछ है। तो इन्होंने अलग अलग नाम एक शौक के तौर पे देना शुरू कर दिया, जो है सिंधु, हाकरा, सरस्वती घाटी सभ्यता। अब शब्द आता है कि जैसे आपने सरस्वती नदी का नाम सुना हुआ है, सिंधु नदी का भी नाम सुना हुआ है, हड़प्पा का भी नाम आपने सुना है, पर ये हाकरा क्या है? दूसरा विषय उत्पन्न होता है कि आखिरकार हाकरा क्या है। हाकरा एक नाला है, बरसाती नाला है, जो कि पाकिस्तान में बहता है। जैसलमेर और पाकिस्तान, इसके बीच में जब बरसात होती है, क्यों रेत की टीले हैं, तो इन रेत की टीलों के कटाव होने कारण ये बरसाती नाला बना, जिसे हाकरा कहते हैं। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है और यह नाला बरसात के समय बहता था। इस जगह से भी हमें कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, यानी हाकरा नामक नाले से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं। इससे हम यह बता सकते हैं
कि आखिरकार इसको सिंधु हाकरा सरस्वती सभ्यता कहा गया। क्यों? इनको ज्यादातर नाम इसलिए दिए गए क्योंकि इनके आसपास इस सभ्यता के जैसे स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह हम इसके नाम पढ़ चुके हैं कि 4 नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के किनारे या इसकी सहायक नदियों के किनारे जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं और वह स्थल एक ही सभ्यता के हैं, तो इस सभ्यता को नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। दूसरा, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, अर्थात सिंधु व सरस्वती नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता। सिंधु हाकरा सरस्वती घाटी सभ्यता, अर्थात सिंधु हाकरा व सरस्वती नदी के मध्य बसी हुई सभ्यता। ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक यहां तक का कंप्लीट हुआ है कि हम इनके नाम पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसकी प्रस्तावना तय करते हैं। जब हम इसके कुछ नाम पढ़ चुके हैं, विश्व की अन्य सभ्यताएं भी हम जान चुके हैं कि उस समय कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो जब भी हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी प्रस्तावना तय करते हैं कि आखिरकार उसकी प्रस्तावना क्या रहेगी। तो प्रस्तावना में हम पहले इनके नाम बताते हैं, विश्व में उसका क्या दर्जा है, क्या स्थान है विश्व में, और इतिहास में उसका क्या स्थान है यह बताते हैं। तो अब हम इसकी प्रस्तावना तय कर सकते हैं कि आखिरकार इसकी प्रस्तावना में हम क्या क्या बातें करेंगे। पहली बात कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, पहली चीज कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं से एक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अब दूसरी लाइन हम क्या बनाएंगे कि उस समय विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं हैं चीन की, रोमन, यूनानी, मेसोपोटामिया, मिस्र, यह उस समय की प्राचीनतम सभ्यताएं थी। अब दूसरा हम क्या बताएंगे कि इसके नाम कौन कौन से हैं, यानी सिंधु सभ्यता के नाम, आखिरकार हम इसे किन किन नामों से जानते हैं। और अगर आप कारण बताना चाहें कि हम किन नामों के कारण बताना चाहें, तो वो मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही कि हड़प्पा सभ्यता पहले स्थल होने के कारण कहते हैं, सिंधु नदी के तट पे बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो ये बातें भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि बहुत बार ये कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि आखिरकार यह किस प्रकार की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ये ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब ये शब्द हुआ क्या, ये कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक उपयोग करते थे कांसे का। यह धातु है, इस धातु का बहुत अधिक प्रयोग होने के कारण ही हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना पाषाण काल, आदि मानव, तो वहां पे वो पत्थरों का प्रयोग करते थे, आदिम जीवन जीते थे, तो हम उसे वो कहते हैं। और जैसे ही हम साम्राज्य पढ़ना शुरू होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं, तो वह लोह युगीन सभ्यता है क्योंकि उस समय लोहे का प्रयोग किया गया। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांस्य धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, इसी कारण उसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता।
ठीक है, तो ये हमारी 3 लाइन पूरी हुई कि आखिरकार हम क्या बता रहे हैं कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता रही। यह विश्व में, अब हम बताएंगे इसके बारे में कि यह सभ्यता भारत में क्यों उपयोगी है, भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह इसलिए है कि यह एक नगरीय सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और इस नगरीय सभ्यता के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं, वर्तमान की गणना नहीं बता सकता, परंतु कुछ समय लगभग 2000 ईस्वी 2000 हमारा जो भी सन गया है, उस समय तक के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 स्थल खोजे जा चुके हैं। 1000 नगर, 1000 नगर आज तक विश्व की किसी भी सभ्यता में नहीं पाए गए। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, ग्रामीण सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ग्रामीण सभ्यता है, रोमन, यूनानी, चीनी, इनमें जितने भी लगभग स्थल प्राप्त हुए हैं वो सारे सारे एक ग्रामीण स्तर के हैं, वह नगरीय स्तर की सभ्यता नहीं है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है और विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। भारत की तो पहली है, विश्व की भी प्राचीनतम सभ्यता है ये। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक है, क्या है, कैसे है। तो थोड़ा सा मैं इस मैप को भी साफ कर देता हूं। अब हम यह पढ़ते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक है। तो अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, इसका विस्तार कहां तक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक पाया गया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है। तो हम एक मेजरमेंट ले रहे हैं, एक नाप जो होती ना कि मैं इतना लंबा हूं, इतना चौड़ा है, वो इस तरीके से कि हम किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, किसी की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो उसी तरीके से आज हम पता करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी लंबी और चौड़ी थी, यह सभ्यता का विस्तार कितना है। तो कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल सिंधु नदी के तट पर ही बसी हुई है, परंतु ऐसा नहीं है। वर्तमान संदर्भ के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ी है, इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। और (1100 किलोमीटर क्षेत्र में लंबी है, यानी उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है। तो यह इसका विस्तारित क्षेत्र बताया गया है। अब हमने नापा कहां से कहां तक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र, यानी एक छोर बताएं हम कि पूर्व में इतना दूर तक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां है? आलमगीरपुर यह मेरठ जिले में यूपी में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो कि मेरठ जिले में यूपी में है।
ठीक है। अब होता है पश्चिमी स्थल। अब पश्चिम में कहां पे है? तो पश्चिम में है सूत का गेडोर। सूत का गेडोर। अब ये कहां है? ये है बलूचिस्तान। कहां है? बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान कहां है? ये है पाकिस्तान। ठीक है। तो पश्चिम में कहां पे है? सूत का गेडोर। और पूर्व में कहां है? आलमगीरपुर। तो पाकिस्तान में सूत का गेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस सभ्यता की चौड़ाई कितनी हो गई? 1600 किलोमीटर। कहां से कहां? सूत का गेडोर से लेके आलमगीरपुर तक। अब होता है कि हम इसकी लंबाई पता करें। तो उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा स्थल है। ये कहां है? जम्मू कश्मीर। मांडा नामक एक जगह है जो जम्मू कश्मीर में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है। उत्तरी। दक्षिण में कहां पर है? दक्षिण में है देमाबाद। देमाबाद। अब देमाबाद क्या है? देमाबाद है पुणे, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी छोर कहां पे है? देमाबाद, जो कि कहां है? पुणे, महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब इसका उत्तर पश्चिमी छोर, एक उत्तर पश्चिमी छोर भी है जो सबसे ऊपर है, वो है शोर्तुगई व मुंडियाक। शोर्तुगई और मुंडियाक कहां है? ये है अफगानिस्तान में। कहां है? यह है अफगानिस्तान में। तो यह सभ्यता अफगानिस्तान में मुंडियाक तक है। भारत पे उत्तर में मांडा तक है। पश्चिम में आप देखें, पश्चिम में हम सूत का गेडोर तक है, पूर्व में आलमगीरपुर तक है, दक्षिण में देमाबाद तक है। अब इसे हमने मैप पे बनाया। अब क्या हमें इसे सरल रूप में बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको और भी सरल रूप में हम बना सकते हैं। केवल हमें 4 लाइन ऐसे खींचनी होंगी। अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ भी लेंगे। और जब हम नोट्स बनाते हैं या फिर हम एग्जाम में लिख कर आते हैं तो यह बहुत एक सरल व्याख्या है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। एग्जामिनर इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं कि आखिरकार आपने कितने सरल रूप में वो समझाया है। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है। पश्चिम में जो हमने स्थल बताया था उसका नाम क्या था? सूत का गेडोर। कौन सा बताया था? सूत का गेडोर, जो कि कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। ठीक है। तो पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है सूत का गेडोर, जो कि कहां है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां स्थित है? पाकिस्तान में। अब आते हैं हम पूर्व में। तो पूर्व में जो स्थल है वो कहां, कौन सा है? पूर्व में स्थल है
आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, यूपी। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर इस सभ्यता का पूर्वी स्थल है। ठीक है, अब उत्तर में आते हैं हम। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है। अब दक्षिण में आते हैं हम, तो दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है देमाबाद। देमाबाद। देमाबाद कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, देमाबाद कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में है। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई बताते हैं। तो 1100 किलोमीटर कितना है? यह उत्तर से दक्षिण में। पश्चिम से पूर्व में कितना है? 1600 किलोमीटर। अब बीच में मैंने एक चीज और जोड़ी थी कि उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में दो स्थल और हैं, उनका नाम है शौर्तुगी ठीक है, और मुंडियाक। ठीक है, मुंडियाक ये कहां पे है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में स्थित है मुंडियाक। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। यह भी तरीका अपना सकते हैं, मैप बनाकर उसमें दर्शाएं, वह भी आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके यह आपके ऊपर हैं कि आप कौन सा पसंद करते हैं, परंतु ये एक सरल तरीका है जिससे हम किसी चीज को याद भी कर सकते हैं और हमें लाइनें पढ़ने के बजाय यह एक नजर में समझ में आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब हम अगली चीज पढ़ते हैं। जो है कि आखिरकार यह सभ्यता कब उत्पन्न हुई या इस सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इस सभ्यता की उत्पत्ति। ठीक है, क्वेश्चन भी बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो अब हम इसी चीज पर विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आखिरकार उत्पत्ति मतलब क्या होता है? उद्भव। इसके लिए यहां पर उद्भव शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उद्भव के अतिरिक्त इस विषय के लिए हमने प्रयोग किया है कि इस सभ्यता का उद्गम या इस सभ्यता की शुरुआत किस प्रकार हुई, यह क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति ऑब्लिक उद्भव या उत्पत्ति कब हुई और किस प्रकार हुई। तो अब हमें यह बताना है कि आखिरकार ये कैसे आई। जिस प्रकार हमें आज दिखाई देती है, इस सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। कोई भी चीज है, जैसे कि हमारे सामने अगर ये मार्कर है तो ये किस प्रकार हमारे सामने अभी आया। पहले प्लास्टिक से इसका ढांचा बना, फिर इसके अंदर रिफिल्स वगैरह डाली गई, फिर इसमें इंक डाली गई, तब यह जाकर हमारे पास में आया, इस रूप में आया। तो आखिरकार हमें यह बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आखिरकार वह स्थल कैसे बना, कैसे वो वहां पे लोग निवास करने लग गए, कौन थे वो इसको बनाने वाले। तो
हम यहां पर चर्चा करेंगे आखिरकार कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कौन थे। आखिरकार किसी ने तो बनाया होगा, यह कोई देवताओं या किसी जादू से तो बनी हुई सभ्यता नहीं है, इंसानों ने बनाई है, परंतु इसको बनाने वाले थे कौन। तो अब आता है कि इस प्रश्न का हल हम किस प्रकार करें कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। आज तो वो लोग जीवित नहीं हैं, आज वो हमारे सामने नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा साक्ष्य छोड़ के गए जिससे हमें पता चले कि आखिरकार इस सभ्यता का निर्माण किसने किया, परंतु किसी ने तो किया था। तो विद्वानों ने क्या किया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी स्थल हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल अगर हम माने 1000 है, 1000 स्थल है। अब 1000 स्थल से जितने भी मानव कंकाल मिले उनका अध्ययन किया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी नर कंकाल मिले, मानव कंकाल मिले, उनका अध्ययन किया गया। तो उसके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के मानव कंकालों का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि यहां पर मानव जो कंकाल हैं वह 4 प्रजाति के हैं। कितने प्रजाति के हैं? 4 प्रजाति के हैं। मानव कंकाल कितने प्रजाति के पाए गए? 4 प्रजाति के। वो कैसे पता चला? कि उनके ढांचों का अध्ययन किया गया और उनके ढांचों के अध्ययन से उनकी कुछ विशेषताएं सामने आई जो कि उसकी प्रजाति का ज्ञान करवाती है। तो वह 4 प्रजातियां कौन कौन सी थी? आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो मानव कंकाल मिले वह मानव कंकाल 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है मंगोलाइड। आखिरकार इस प्रजाति के मानव कंकाल किस तरह के दिखने वाले होंगे? आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मंगोलाइड किस तरह के दिखते हैं या किस प्रकार से इनका हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो वर्तमान में जो चीन, जापान, इन क्षेत्रों में जो निवास कर रही प्रजाति है वो मंगोलाइड है, जिनकी आंखें बारीक होती हैं, कद थोड़ा कम होता है, शरीर गठीला होता है, वो मंगोलाइड जाति में आते हैं। अब चीन, जापान के लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखते हैं, उसी तरह के दिखने वाले लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मंगोलाइड के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। अब आता है दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्तमान में कहां है? अफ्रीकी देशों में। अर्थात अफ्रीकी देशों में लंबा कद, घुंघराले बाल, काला रंग, ठीक है, बड़ी बड़ी आंखें, नथुने फूले हुए, जैसे उनकी विशेषता होती है, उनकी शारीरिक विशेषता होती है, ऐसे लोग कहाँ निवास कर रहे हैं? अफ्रीकी देशों में। परंतु ऐसे नरकंकाल हमें कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से
प्राप्त हुए हैं। यानी चीनी जापानी तरह के लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। अफ्रीकी देशों में रहने वाले जैसे लोग भी इस सभ्यता में पाए गए। ठीक है, अब तीसरी प्रजाति है वह कौन सी है? अल्पाइन। अब होता है ये अल्पाइन कैसे होते हैं, अल्पाइन लोग कैसे दिखते हैं? तो यहां पे आते हैं, यह मिलेंगे आपको यूरोपीय देशों में। ठीक है, यूरोपीय देशों में जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ऐसे देशों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अल्पाइन श्रेणी के लोग कहलाते हैं। इनकी क्या विशेषता है? इनका शरीर कैसा था? इनका कद लंबा होता है, रंग इनका गोरा होता है, इनकी आंखें यानी पूरी खुली हुई रहती हैं, बाल इनके भूरे होते हैं, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो इस अल्पाइन श्रेणी के प्रजाति के लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। अब चौथा जो मुख्य विषय है कि आखिरकार कौन है, तो वह है द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ चौथी प्रजाति कौन सी है? द्रविड़ प्रजाति। या फिर इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, इस तरह के लोग कहां निवास करते हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इन देशों में यह लोग निवास करते हैं। द्रविड़ शैली के लोग भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कि हम जैसे दिखाई दे रहे हैं, भारत के निवासी जिस प्रकार दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। अर्थात द्रविड़ शैली या भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग किस प्रकार होते हैं? भारत के निवासी जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नरकंकाल मिले हैं या मानव कंकाल मिले हैं, उनका अध्ययन करने से यह पता चला कि यहां पर मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, द्रविडियन अर्थात भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहां पर निवास करते थे। अब तो यहां पर ये चार लोग मिल रहे हैं, तो क्या चारों के चारों इस सभ्यता के निर्माता हैं? एक क्वेश्चन बनता है कि इन चारों प्रजाति के नरकंकाल मिले, तो क्या यह चारों के चारों इस सभ्यता के निर्माता हैं? यह जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि इस सभ्यता के वास्तविक निर्माता कौन है। परंतु इतिहासकारों ने यह माना कि जिसके सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं, वही इस सभ्यता के मूल निर्माता हैं। यानी जितने ज्यादा नरकंकाल मिले हैं, यानी वो वहां पे उतने ज्यादा निवास करते थे, या वो वहां के लोकल थे, वह वहां के मूल निवासी थे, इसीलिए वहां पर अधिक थे। तो इस आधार पर, इस मत पर बताया गया कि जितने ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं, वही प्रजाति इस सभ्यता के निर्माता है। तो उस पे यह आता है कि आखिरकार किस प्रजाति के सबसे अधिक मानव कंकाल मिले। ठीक है, तो जितने भी मानव कंकाल मिले, उनमें सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं द्रविड़ के। किसके प्राप्त हुए हैं? द्रविडियन के। तो द्रविडियन ही इस सभ्यता के मूल निर्माता है, इन्होंने ही इसी सभ्यता का निर्माण किया है, और किसी ने आकर इस सभ्यता का निर्माण नहीं किया, यह भारतीय इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर चार प्रजाति के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं: मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, द्रविडियन। द्रविडियन सबसे अधिक
मिले हैं। इसी कारण बताया जाता है कि इस सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों ने किया था। अब अगला हम बताते हैं कि आखिरकार यह द्रविडियन यहाँ के निवासी थे, कहीं और के थे। अब इसके लिए कई उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसके बारे में। तो हम तो ये बता चुके कि मानव कंकाल किस प्रकार मिले हैं, पर अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इससे जुड़े हुए सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इसके सिद्धांत दो भागों में विभाजित है। एक तो हमेशा ही होता है कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी विदेश से कोई आया, भारत में आकर एक सभ्यता का निर्माण कर दिया, यह सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है, इसे हम स्थानीय उत्पत्ति या भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और स्थानीय ऑब्लिक भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यह है हमारे पास सिद्धांत चलते हैं जिनमें बताया गया कि आखिरकार विदेश से लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ सभ्यता का निर्माण किया, या फिर यहाँ के कुछ निवासी थे या यहाँ के कुछ जो लोग हैं उन्होंने ही इसी सभ्यता का विकास किया हो। तो यह दो तरह के सिद्धांत हमारे चलते हैं कि विदेशी उत्पत्ति और स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें से जितने भी लगभग विदेशी इतिहासकार हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि विदेश के ही लोगों ने भारत में सभ्यता लाई है। जैसे कि हम मान सकते हैं मैक्स मुलर है, जॉन मार्शल हैं, स्मिथ हैं, फ्लिट हैं, यह विदेशी हैं सारे के सारे। और इन विदेशियों ने ही यह बताया कि भारत में अपना कुछ नहीं है, भारत ने अपना कुछ नहीं किया, विदेश से लोग आए और भारत का विकास कर दिया। तो सिंधु घाटी से सभ्यता इतनी प्राचीन सभ्यता मिली, तो इन विदेशी इतिहासकारों ने यह मत दे दिया कि विदेशी लोगों ने ही भारत में सभ्यता का विकास किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मत है मेसोपोटामिया के लोगों ने भारत में सभ्यता लाई। यानी मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने भारत में सभ्यता बना दी, या मेसोपोटामिया के शासक ने कुछ प्रतिनिधि भेजे और उन प्रतिनिधियों ने यहां पर सभ्यता स्थापित कर दी। अब जैसे हम यहां पे स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत करें तो स्थानीय उत्पत्ति में भी ये निकलते हैं कि एक तो ग्रामीण उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण जो कुछ स्थल थे वहीं विकसित होकर उन लोगों ने अपना विकास किया, विकसित हुए और उन्होंने नगर का निर्माण कर दिया, और वही नगर सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं कुछ जगहों पर, जैसे कालीबंगा से भी मिले हैं हमें, चुनादड़ो से भी मिले हमें। दूसरा हमें सिद्धांत मिलता है कि यहां पर जो पशुचारक जातियां थीं उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया है। पशुचारक जो कुछ यानी एक कह सकते घुमक्कड़ प्रजातियां थी, उन्होंने एक स्थान पर अपने जीवन को स्थायी किया और इस सभ्यता का निर्माण किया। तो यह भी सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके अलावा हमें ये मिलता है कि द्रविड़, यहाँ पर सबसे अधिक कंकाल मिले हैं, तो द्रविड़
ने यहाँ पर एक सभ्यता का निर्माण किया, वह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यह बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार उत्पन्न हुई या किस प्रकार वह वर्तमान में आई। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार किस इतिहासकार ने इनका मत दिया है, सिद्धांत दिए। जैसे कि हम कहें कि अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के बारे में, किस इतिहासकार ने कहा कि मेसोपोटामिया से लोग आए और क्यों कहा? कोई कारण तो रहा होगा कि उसने बोला कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही यहाँ पे सभ्यता का निर्माण किया है। इसी प्रकार भारतीय उत्पत्ति के सिद्धांत, किस इतिहासकार ने कहा कि ग्रामीण है, किस इतिहासकार ने कहा कि पशुचारक हैं, किस इतिहासकार ने कहा कि द्रविड़ियन है, तो उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो अब हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत में। पहला टॉपिक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला पॉइंट है इसका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो आखिरकार यह टॉपिक है कि विदेशी उत्पत्ति से हमें सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई है। तो पहली चीज कि इसके बारे में किस किस इतिहासकार ने कहा है। पहली चीज कि विदेश से सिंधु घाटी सभ्यता उत्पन्न हुई है, विदेशियों ने आकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया है, यह किस इतिहासकार ने कहा। और फिर दूसरी बात है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण बताए उन्होंने, कि क्या प्रूफ, कारण कह सकते हैं इसे, हम तथ्य भी कह सकते हैं, इसे सबूत भी कह सकते हैं। तथ्य, सबूत, कारण, जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं कि अगर जैसे मैक्स मुलर है, स्मिथ है, मार्शल है, तो ये क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कोई कारण बताया होगा कि हम इस कारण कह रहे हैं कि वहां से लोग आए और यहां पर सभ्यता का निर्माण किया। फिर यह कितना सत्य है, सत्य या असत्य, यह भी हम बताएंगे कि आखिरकार कितना यह सत्य है, कितना असत्य है, कि यह कितना हमें इस चीज पर साक्ष्य मिलते हैं, कितने सबूत मिलते हैं, वो सच भी है या नहीं है। तो अब हम वापस इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किस प्रकार दिया गया, किन किन इतिहासकारों ने दिया गया। तो पहली बात तो हम बता दें कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत एक स्थल को लेकर दिया गया है, वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जहां पर मुख्य रूप से बताया गया सुमेरियन। मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन जो प्रजाति के लोग थे, उन लोगों ने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। यह सिद्धांत किन किन इतिहासकारों ने दिया? पहला नाम आता है सर जॉन मार्शल। इनका नाम पहले क्यों ले लिया? कुछ बुरा किया है क्या इन्होंने? हाँ, बहुत बुरा किया हमारे साथ कि जिस समय यह सभ्यता प्रकाश में आई उस समय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक यानी उस समय के हेड सर जॉन मार्शल थे। अब जब पुरातत्व विभाग का मुख्य व्यक्ति ही यह कहेगा कि यह सभ्यता भारत में खुद की नहीं है, विदेशियों ने इसे बसाया है, तो बुरा लगता है कि आखिरकार इन्होंने बिना अध्ययन के कैसे ये बात कह दी। फिर इसके बाद में हम देखें कि गॉर्डन चाइल्ड
गार्डन चाइल्ड सेकंड पर्सन है जिन्होंने ये बात कही कि यह सभ्यता भारत की नहीं है, सुमेरियन ने इसे बसाया। फिर इसके पश्चात एक और इतिहासकार है जिन्होंने ये बात कही कि यह सभ्यता भारत की नहीं होकर विदेशियों की है, वो है क्रेमर। यह 3 विदेशी हो गए। एक भारतीय इतिहासकार भी है जिन्होंने ये कहा कि यह सभ्यता भारत की नहीं है, वह है HD सांकलिया। यह 4 लोग हैं, 4 इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बात कही कि यह सभ्यता भारत की नहीं है। सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और HD सांकलिया, इन्होंने ये बात कही कि यह सभ्यता भारत की नहीं है। मेसोपोटामिया के निवासी सुमेरियन वह भारत आए, भारत आकर उन्होंने इस सभ्यता का निर्माण किया। अब इन्होंने कारण क्या बताया, क्या कारण थे जो इन्होंने ये बताया? तो इन्होंने पहली बात कारण बताया, पहली बात बोली कि दोनों ही सभ्यताओं में हमें मोहरें प्राप्त होती है। मोहरें मतलब स्टैम्प, सील लगाते हैं, उसे कहते हैं मोहरें। मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। और जैसे कि लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, यहां से हमें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। तो इन कारणों से भी बताया गया कि आखिरकार यहां पर सुमेरियन मोहर मिलना यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। दूसरा कारण उन्होंने बताया मृद भांड। मृद भांड क्या होते हैं? संधि विच्छेद करें। मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो दोनों ही क्षेत्रों में हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, चित्रित मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और जैसे कि लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनसे हमें कुछ न कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो सुमेरियन हैं। फिर तीसरा कारण इन्होंने ये बताया कि यह पूर्व विकसित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया सभ्यता आ चुकी थी, तो शायद इन्होंने यहां पर यह स्थापना की, परंतु यह सत्य नहीं है। अब इसके विपक्ष में बहुत से इतिहासकारों ने बहुत सी बातें की। ये तो 3 चीजें हैं, मोहरें हुई, मृतभांड हुआ, पहले नजर में आ चुकी हैं, यह कारण बताए गए। परंतु विपक्ष में भी कई कारण बताए गए। विपक्ष में तर्क दिया गया, पहली बात तो कि अगर मेसोपोटामिया के लोग थे तो दोनों की लिपि में अंतर क्यों है? दोनों की लिपि में अंतर है, ठीक है। पहला और स्पष्ट, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई, परंतु मेसोपोटामिया की जानते। तो क्या कारण है कि यह लिपि अंतर है? क्या दोनों ने सिमिलर नहीं होना चाहिए था? दोनों की बराबर लिपि नहीं होनी चाहिए थी? तो यहां पे लिपि का अंतर क्यों? दूसरा बोला गया कि मोहरे, तो जो भी मोहरे यहां प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, उनकी लिपि और इनकी लिपि में अंतर है, दोनों की लिपियों में अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में अंतर मिल गया और मेसोपोटामिया की मोहरों की लिपि में अंतर है। फिर बात आती है दूसरी, मृतभांड। तो मृतभांडों में बात की गई कि दोनों के मृत पात्र समान नहीं है, दोनों की कला में अंतर है, कला का अंतर पाया गया। तीसरा कारण उन्होंने बताया, तीसरा अंतर यह बताया हमें, कारण यह बताया उस चीज के पीछे
क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग कच्ची ईंटों के घर बनाते थे, कच्ची ईंटों के घरों में निवास करते थे, उनके महल भी कच्ची ईंटों के थे, उनके मंदिर भी कच्ची ईंटों के थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें थी और सुमेरियन कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। तो क्या वह एक थे? चौथा कारण बताया कि दोनों की नगर योजना अलग है। जैसे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पैटर्न यानी चौकोर पद्धति पे एक दूसरे पे समकोण पर सड़कें काट रही है, ग्रिड पैटर्न पे शतरंज पद्धति पे नगरों का निर्माण किया गया, विकसित नगर है और नियोजित नगर है, प्लान करके बनाया। ऐसे नहीं बनाया कि एक घर यहां बन गया, दूसरा घर कहीं और बन गया, विकसित। जबकि मेसोपोटामिया के नगर विकसित नहीं है। यह पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता है, मेसोपोटामिया पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता नहीं है, वह ग्रामीण सभ्यता है। अब पांचवा अंतर बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया के लोगों में धर्म का अंतर था। मेसोपोटामिया में विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य ही नहीं मिला। 1000 स्थलों में से किसी भी स्थान से मंदिर नहीं मिला। तो क्या अगर मेसोपोटामिया के लोग यहां के निर्माता होते तो क्या लिपि में अंतर आता? क्या उनकी आस्था बदल जाती है स्थान बदलने से? कला बदल जाती है? उन्होंने जिस तरह का रहन सहन था वो बदल जाता है? नहीं बदलता है। तो इस आधार पे भारतीय इतिहासकारों ने इस सिद्धांत का खंडन किया और इसे अस्वीकार कर दिया और यह मत खारिज हो गया कि सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिपि, मंदिर, कला, ईंटों, नगर योजना, इन सभी में अंतर है। अब जैसे कहा गया कि मोहरे और मृतबांड कितने, 3 या 4? अगर 3-4 मोहरे यहां मिल गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि सुमेरियन यहां के निर्माता थे। बात यह है कि यह नगर थे, व्यापार करते थे, तो शायद कुछ व्यापारी अपने मोहरे और अपने बर्तन यहां लेके आए हों, परंतु इन चीजों से यह साबित नहीं होता कि सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो यह मत पूर्ण रूप से असत्य है। सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर और सांकनिया ने बताया कि सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। उनके पीछे कारण बताया, मोहरे थी, मृतबांड थे और यह एक पूर्व विकसित सभ्यता है। तो इस कारणों से उन्होंने बोला कि सुमेरियन सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। परंतु भारतीय इतिहासकारों ने इस मत का खंडन किया। उन्होंने बोला कि लिपि में अंतर है। यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है और मेसोपोटामिया की लिपि है, दोनों में अंतर है। दूसरा कारण बताया कि दोनों की कला में भी अंतर है। वह जैसे कि उनके जिस तरह के चित्र बनाए गए या उन्होंने जिस तरह के बर्तन बनाए, वैसे हुबहू सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं बनाते थे। यहां पर लिपि में अंतर है, ईंटों में अंतर है। वहां की ईंटें कच्ची है, कच्ची ईंटें यानी उनको सांचे में ढाला, धूप में सुखाया और उपयोग में लिया। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सांचे में ढालकर धूप में सुखाते थे, फिर उसे आग में पकाते थे और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्लान करके बनाए गए थे, योजना बनाकर उनका विकास किया गया, जबकि सुमेरिया में ऐसा कुछ नहीं था। सुमेरिया के लोग मंदिर बनाते थे, बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाते थे,
जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। तो यह प्रमुख चीजें हैं। अब अगला जो है, अगला मत है वह है स्थानीय उत्पत्ति का। ठीक है, तो दूसरा सिद्धांत है स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत वही बातें हैं, इतिहासकार कौन कौन है, तथ्य क्या दिए उन्होंने, और ये सत्य है या असत्य है। तो स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत दो भागों में विभाजित है। स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, पहला बोला गया सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति से उत्पत्ति हुई है, पहला सिद्धांत यह है। दूसरा सिद्धांत है बलूची या ईरानी संस्कृति से उत्पत्ति। दो स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए। एक तो बोला गया सोथी संस्कृति से इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, दूसरा बोला गया बलूची या ईरानी संस्कृति से उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर इतिहासकार यहां ना लिखकर मैं उसके नीचे ही लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं, परंतु ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत है तो एक साथ ही पढ़े जाएंगे। सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति के बारे में यह कहा गया कि यह भारत की स्थानीय, जो पाकिस्तान और भारत के बीच के पुराने स्थल है, वहां पर ही इस संस्कृति के लोग निवास करते थे। तो इस सोथी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी कौन इतिहासकार देता है, कौन सा इतिहासकार इसके बारे में हमें बोलता है, उनका नाम है अमलानंद घोष। ठीक है, सोथी संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, अमलानंद घोष ने दिया। जबकि बलूची और ईरानी संस्कृति, बलूची या ईरानी संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, वह सिद्धांत दिया है हमें रोमिला थापर। ठीक है, अमलानंद घोष अभी वर्तमान में नहीं है, रोमिला थापर हैं, और यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, इतिहासकार हैं ये भी। तो इन्होंने, दो लोगों ने ये बातें की हैं कि पहली बात बोली सोथी संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, अमलानंद घोष ने, और दूसरा बलूची ईरानी संस्कृति से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है रोमिला थापर ने। ये दो सिद्धांत क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे कारण पहला ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, उनके नीचे या आसपास, यानी हम बताएं कि जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिखाई दे दिया और खुदाई की, तो हमें इसके नीचे और कुछ भी प्राप्त हुआ है। तो जब इन स्थलों की खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई, तो उनके नीचे या उसके आसपास के क्षेत्र में हमें उस सभ्यता से अलग कुछ और भी दिखाई दिया, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां पर मानव उस सभ्यता से पहले भी निवास कर रहे थे। अगर जैसे यहां पे हो कि जैसे यहां पे मैं एक लाइन खींच दूं हाथ पे और एक यहां पे खींच दूं,
तो मैंने मिट्टी की परत हटाई, यह तो सिंधु घाटी सभ्यता है, परंतु और खुदाई की तो यह भी तो नजर आया। यानी यह निशान ही बताता है कि इसके नीचे भी पहले कुछ था। तो जब इन स्थलों की खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई हुई, तो उसके आसपास के क्षेत्र में या उसी स्थल के नीचे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जो ये बताते हैं कि वहां पर मानव निवास करते थे और उन्होंने ही अपना विकास करके इस सभ्यता का निर्माण किया है। यह इसका सबसे, कह सकते हो, सबसे विश्वसनीय तथ्य माना जाता है कि वहां के मूल निवासी ही उसकी सभ्यता के निर्माता हैं। फिर इसके पश्चात एक कारण और बताया गया, एक चीज और बताई गई कि आखिरकार क्या इन दोनों में सिमिलरिटी है, क्या एक दूसरे में वो जुड़ाव है इनके बीच में। तो जुड़ाव के लिए बताया गया कि यहाँ के जो मृत भांड मिले हैं, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं वो भी काफी कुछ मेल खाते हैं। मिट्टी के बर्तन मेल खा रहे हैं और यहां से जो कुछ अन्य वस्तुएं मिली हैं वह भी मैच करती हैं। जैसे कि जो रोजाना उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं हैं वो सब भी इनसे मेल खाते हैं। तो इन आधारों पर यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता यहीं के थे। सोथी संस्कृति में भी यह बताया गया। अब ईरानी और बलूची संस्कृति में क्या बताया गया, इनके बारे में यह प्रचलित है कि यह लोग जो हैं वह एक गडरिये हैं, एक तरह से वह घुमक्कड़ है, वह घूमते हैं चारों ओर और अपना जीवन यापन करते थे। ये पशुचारक थे, अस्थायी कृषि करते थे, स्थायी रूप से कृषि नहीं करते थे, अस्थायी कृषि करते थे, पशु चराते थे, पशुपालन करते थे, घूमते थे। यह लोग जब इनके मन में आया कि हमें स्थायी हो जाना चाहिए, हमें एक जगह निवास करना चाहिए, तब उन्होंने जिस सभ्यता का निर्माण किया उस सभ्यता को इन्होंने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु यह अभी विवाद में है क्योंकि इसको अभी तक किसी भी इतिहासकार ने पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दिया है। यह कुछ बिंदुओं के आधार पर इसकी बातें बताई गई कि आखिरकार इस सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ है, परंतु अभी कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहेगा कि यह ही इस सभ्यता के मूल निर्माता हैं। फिर आगे आता है कि आखिरकार ये सत्य है या असत्य है। तो असत्यता में यह बताया गया कि अभी तक यह ग्रामीण है और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। तो पहला अंतर यह आ गया कि दोनों की सभ्यता में अंतर है। यह ग्रामीण संस्कृति वाली है, कबीले में लोग रह रहे हैं, एक गुट में लोग रह रहे हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, बड़े बड़े नगर थे। दूसरा लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी पर इनकी कोई लिपि नहीं है। यह कारण बताया गया। मंदिर, कला, यानी कोई भी मंदिर जैसे साक्ष्य इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। कला में भी अंतर है, दोनों की कलाओं में अंतर है। जैसे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिली हैं, इन संस्कृतियों की कोई मोहर नहीं है। तो यह अंतर बताया गया कि आखिरकार इन सभ्यताओं में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। परंतु वर्तमान में लगभग सभी भारतीय इतिहासकार यह मानने को तैयार हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके निर्माता कहीं बाहर से नहीं आए, वह भारत के ही मूल निवासी थे। इसके पीछे कई जैसे उदाहरण दिए हैं, जैसे सोती संस्कृति हुई, बलूची ईरानी संस्कृति हुई। एक और दिया गया है झुककर झांककर संस्कृति। यह भी दिया गया है कि झुककर झांककर संस्कृति, यह भी स्थलों से नीचे प्राप्त। तो यह प्रमुख उदाहरण है जो ये बताते हैं कि आखिरकार यह सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई है। ये दो प्रकार के सिद्धांत चलते हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, ये टॉपिक उत्पत्ति का सिद्धांत अब कंप्लीट हो चुका है। अब आती है कि
इस सभ्यता की खोज कब हुई? हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार यह सभ्यता कब खोज हुई इसकी। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी खोज कि यह सभ्यता कब प्रकाश में आई, कब इसका अनाउंसमेंट हुआ, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे कि 1826-27 में, यानी कुछ लोग इसे 1826 भी कहते हैं, कुछ लोग इसे 27 भी कहते हैं। तो एक अंग्रेज था मेसेन, उसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखा। अंग्रेज मेसन ने क्या किया? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्थलों को देखा। ठीक है, अंग्रेज मेसन उसने सबसे पहले देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों को और देखा, ये पाया कि यह एक प्राचीन सभ्यता है या प्राचीन कुछ स्थल हैं। फिर इसके पश्चात 1856-57 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई गई। कहां से? लाहौर से कराची तक। लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई गई। तो यह काम किसने लिया? बर्टन बंधुओं ने लिया। ठीक है, 1856-57 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम चला और यह काम किसने किया था? बर्टन बंधुओं ने किया था। तो इन बर्टन बंधुओं ने क्या किया कि रेलवे जो होती है उसको स्टेबल करने के लिए नीचे कंक्रीट बिछाई जाती है, हमारे बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को बिछाया जाता ताकि वह रेलवे लाइन धंसे नहीं। परंतु आसपास कोई पत्थर ना होने के कारण इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन के लिए किया। ठीक है कि 1856-57 में लाहौर और कराची तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो बर्टन बंधुओं ने क्या किया कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें एक मजबूत चीज चाहिए थी ताकि रेलवे धंसे नहीं, पटरियां धंसे नहीं। तो उसके लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पक्की ईंटें थी उनको भर भर कर उन्होंने प्रयोग में लिया और उनकी इमारतों को तोड़कर उन ईंटों को रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। तो इस प्रकार ये काम हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इन स्थलों को काफी ज्यादा क्षति हुई। अगर यह ऐसा कार्य नहीं करते तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों का हमें और भी अधिक ज्ञान होता और शायद वह विश्व के अजूबे होते। फिर उसके पश्चात 1920-21 में एक काम किया गया, वो काम था हड़प्पा की खुदाई। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। ठीक है, 1920 और 21 में हड़प्पा की खुदाई हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और इसके भी 2 साल बाद में 1924 में ASI यानी
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा की। उन्नीस 1924 में एएसआई के महानिदेशक यानी उस समय के एचओडी थे सर जॉन मार्शल, और उन्होंने घोषणा की कि भारत में सिंधु सभ्यता नाम की विश्व की प्राचीन सभ्यता पाई गई, और इसकी घोषणा 1924 में की गई। 1920 से 1922 के बीच में 2 स्थल खोजे गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और उसके पश्चात एएसआई की खोज की गई। ठीक है, तो इसके लिए 2 साल का समय और लिया गया ताकि और पुख्ता तौर पर यह साबित हो जाए कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, 1826 से 1827 के बीच में अंग्रेज मेसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखा पहली बार। 1856 से 1857 के बीच में लाहौर कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाई गई। यह काम बर्टन बंधुओं ने किया। बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पक्की ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया। फिर 1920 से 1921 के मध्य हड़प्पा की खुदाई हुई, राखलदास बनर्जी ने किया। 1922 में दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। फिर 1924 में सर जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के महानिदेशक अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम कहें भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उस समय महानिदेशक थे, उन्होंने घोषणा की कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। तो इस प्रकार यह सभ्यता पाई गई, और उसके पश्चात धीरे धीरे अन्य स्थल भी खोजे गए। वर्तमान में लगभग कुछ कहते हैं 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, परंतु सभी एक मत हैं कि 1000 से अधिक स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए। वर्तमान में हम जो जितने लोग हम बोलते हैं, सबसे कम से कम भी अगर कोई बताएगा स्थल, तो कम से कम भी